जोश ईच हजारों तरह के वायरस से भरा हुआ वाटर बेयर था। बस इसे हल्का सा छू लेने भर से इंसान हजारों लाइलाज बीमारियों से संक्रमित हो सकता था। दूसरे लोग इसे देखते ही दूर भाग जाते थे, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। फिर सबकी हैरानी भरी नजरों के सामने मैंने उस वाटर बेयर को सीधे निगल लिया। आसपास के लोग मुझे पागल कहने लगे। उनका कहना था कि इसे खाने के बाद मैं 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं बस तिरस्कार भरी हंसी हंसा, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद म्यूटेशन अवसर आने वाला था। उस समय अनगिनत राक्षस पूरी ब्लू स्टार पर हमला कर देंगे और आम इंसानों में उनके सामने जरा भी प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होगी। लेकिन जो लोग पहले से बीमार थे, उनके शरीर में एक बेहद दुर्लभ जीन रोग मौजूद होगा। लियू कायलोंग ने अपनी बेटी लियू रोयान की बीमारी का इलाज खोजने के लिए पूरी दुनिया छान मारी थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। पर किसने सोचा था कि वही बीमारी उसके लिए वरदान बन जाएगी। जैसे ही म्यूटेशन अवसर शुरू हुआ, लियू रोयान ने दुर्भाग्य पवित्र देव नाम की दैवी शक्ति जागृत कर ली। उसकी साधना गति सामान्य जागृत लोगों से सैकड़ों गुना तेज थी। धीरे धीरे वह सबके दिलों में भय पैदा करने वाली रोयान दानवी बन गई। और मैं पिछले जन्म में, क्योंकि मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ था, इसलिए मैं समाज के सबसे निचले स्तर का मजदूर बन गया। अंत में मुझे लियू परिवार के समूह ने पकड़कर खदान में भेज दिया, जहां लगातार मेहनत करते करते मेरी मौत हो गई। लेकिन भगवान ने मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका दिया। मैंने फोन पर तारीख देखी। म्यूटेशन अवसर आने में अभी 1 महीना बाकी था। अब मेरे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था, इतना समय कि मैं तरह तरह के वायरस इकट्ठा कर सकूं। लियू रोयान, पिछले जन्म में तुम्हारे लियू ग्रुप ने मुझे गुलाम बनाकर मार डाला था। इस जन्म में शायद नतीजा उल्टा होने वाला है, लेकिन वायरस इकट्ठा करना आसान नहीं था। सबसे पहले मुझे पैसों का इंतजाम करना था। मैंने तुरंत एक लोन कंपनी को फोन किया और अपना मुश्किल से खरीदा हुआ घर गिरवी रखकर 80 लाख युआन उधार ले लिए। आखिर हर दुर्लभ वायरस की कीमत बेहद ज्यादा थी। तभी मुझे पिछले जन्म का एक अमीर आदमी याद आया। उसने नीलामी में एक ऐसा वाटर बेयर खरीदा था जिसमें भयानक वायरस मौजूद था, और उसी नीलामी से उसने वाटर बेयर पवित्र शरीर जागृत किया था। मैं तुरंत टैक्सी पकड़कर उस नीलामी घर पहुंच गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अंदर जाने के लिए कम से कम 1 करोड़ युआन की संपत्ति दिखानी होगी। मजबूरी में मैं एक कोने में गया और ऑनलाइन कई लोन ऐप से और पैसे उधार लिए। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार मैं नीलामी में प्रवेश करने में सफल हो गया। कुछ दौड़ की बोली के बाद मैंने 1 करोड़ युआन देकर उस वायरस वाले वाटर बेयर को खरीद लिया। उसे हाथ में लेते ही मेरा दिल उत्साह से भर उठा। पिछले जन्म में जिसने वाटर बेयर पवित्र शरीर जागृत किया था, उसकी शक्ति लगभग अमर शरीर जैसी थी। उसकी रक्षा क्षमता बेहद भयानक थी और घायल होने पर उसका शरीर बेहद तेजी से ठीक हो जाता था। इन दोनों क्षमताओं में से कोई भी अकेले ही विनाशकारी थी। लेकिन सिर्फ एक वाटर बेयर पवित्र शरीर काफी नहीं था। मुझे और ज्यादा वायरस चाहिए थे। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। फोन उठाकर देखा तो कॉल मेरी गर्लफ्रेंड किंसीसी की थी। उसका नाम देखते ही मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। पिछले जन्म में जब उसे कैंसर हुआ था, तब मैंने उसके लिए पैसा भी खर्च किया और दिन रात उसकी सेवा भी की। लेकिन म्यूटेशन अवसर आने के बाद कैंसर की वजह से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसी ने मुझे लियू ग्रुप की खदान में भेजा था। किंसीसी, पिछले जन्म में तुम इतनी निर्दयी निकली, इस जन्म में यह हिसाब जरूर चुकाऊंगा। कॉल काटने के बाद मैं नीलामी घर से निकलने ही वाला था कि एक मध्यम आयु का आदमी मुझे रोक कर बोला। उसने अपना नाम चांगशु बताया। वह उसी वाटर बेयर का विक्रेता था। उसने पूछा कि मैंने इतनी बड़ी रकम खर्च करके वह वाटर बेयर क्यों खरीदा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सतर्क होकर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? चांगशु ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मैं सहयोग की बात करने आया हूँ। मैं ब्रिटेन में स्थित एक जैविक अनुसंधान केंद्र में काम करता हूँ। मेरे पास कई दुर्लभ वायरस नमूनों तक पहुँच है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। एक नमूने की कीमत 50 लाख। ये सुनते ही मैं अंदर से चौंक गया। सच में जैसे नींद में तकिया मिल गया हो। हालांकि वायरस की कीमत सच में बहुत ज्यादा थी। जब उसने देखा कि मैं चुप हूँ तो उसे लगा कि मुझे कीमत ज्यादा लग रही है। वह तुरंत बोला, 30 लाख में भी दे सकता हूँ। मैं समझ गया कि यह उसकी सबसे कम कीमत थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कुल कितने वायरस हैं? लगभग 100 से ज्यादा। हर एक का एक नमूना चाहिए, दे पाओगे? कोई समस्या नहीं, मेरे पास रास्ता है, लेकिन पहले आधा पैसा एडवांस देना होगा। मैंने तुरंत हामी भर दी और हम दोनों ने वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ लिया। लेकिन उसके जाने के बाद मैं फिर चिंता में पड़ गया। इतने सारे वायरस खरीदने के लिए मुझे कम से कम 30 करोड़ युआन चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम सिर्फ लोन से जुटाना असंभव था। तभी मुझे पिछले जन्म की एक अफवाह याद आई। खदान में काम करते समय मैंने सुना था कि लियू ग्रुप बड़ी मात्रा में तियानशान स्नो लोटस खरीद कर नष्ट कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्नो लोटस लियू रोयान के लिए खतरा हो? दूसरे शब्दों में, म्यूटेशन अवसर आने से पहले यही स्नो लोटस उसकी जीन बीमारी का इलाज कर सकता था। अगर यह सच था तो मेरे 30 करोड़ युआन का इंतजाम हो सकता था। अगर मैं यह जानकारी लियू ग्रुप को बेच दूं तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लियू रोयान, पिछले जन्म में तुम्हारे लियू ग्रुप ने मुझे गुलाम बनाकर मार डाला था। अगर इस जन्म में मैं सचमुच तुम्हें ठीक कर दूं और तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर छीन लूं, तो क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? अगले दिन मैं लियू कायलोंग के ऑफिस पहुंचा। व्हील चेयर पर बैठी लियू रोयान को देखकर मैं कुछ पल के लिए ठहर गया। उसका बेहद सुंदर चेहरा और कमजोर शरीर पिछले जन्म की उस भयावह रोयान दानवी से बिल्कुल अलग था। पिछले जन्म में ईस्ट सी सिटी के ऊपर
अचानक एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ था। अनगिनत शक्तिशाली लोग उस अवसर को पाने दौड़ पड़े थे, लेकिन अंत में लियो रोयान ने अपनी दुर्भाग्य शक्ति के बल पर सबको कुचल दिया था। पवित्र शरीर। अनगिनत शक्तिशाली लोगों के बीच उसने खून की राह बनाते हुए उस दिव्य खजाने को हासिल कर लिया था। और उस खजाने को पाने के बाद उसने निर्दयता से पूरे ईस्ट सी सिटी के सभी जीवों का कत्ल कर दिया था। उनके हृदय के रक्त से उस खजाने को पोषित किया गया। यही कारण था कि उसे दानवी की उपाधि मिली। अब अगर मैं इस औरत को ठीक कर दूं, तो इसे जनता की भलाई ही माना जाएगा। जो काइलोंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, वह पहले ही मेरी पूरी जानकारी निकलवा चुका था। मैं बस एक साधारण इंसान था जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। अगर यह बीमारी लियो रोयान को अभी अभी हुई होती तो वह किसी भी हालत में मुझे इलाज करने नहीं देता, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह सिर्फ मरे हुए घोड़े को जिंदा समझकर आखिरी कोशिश करना चाहता था। ठीक है, इसे आखिरी उम्मीद मान लेते हैं। बताओ, तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे मिस्टर लियू? अगर मेरा तरीका आपकी बेटी की बीमारी पर असर करता है तो 1 करोड़ युआन का इनाम मुझे मिलेगा ना? बिल्कुल, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मुझे सिर्फ यह डर है कि तुम उन्हें लेने के लायक हो भी या नहीं। आपकी बेटी की बीमारी तियानशान स्नो लोटस से ठीक हो सकती है। तियानशान स्नो लोटस, फिर बस सिर्फ तियानशान स्नो लोटस। हालांकि लियो काइलोंग को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी सचिव को दवा तैयार करने का आदेश दे दिया। दवा बनते समय मैंने सामने बैठी इस रुयान दानवी को ध्यान से देखा। सच में किसने सोचा होगा कि पिछले जन्म की वह भयावह दानवी जागृति से पहले इतनी शांत और कोमल थी। जब लियो काइलोंग ने देखा कि मैं उसकी बेटी को इतनी बेझिझक घूर रहा हूँ, तो उसके मन में तुरंत गुस्सा भर गया। अगर यह तियानशान स्नो लोटस काम नहीं आया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी सचिव दवा लेकर अंदर आई। लियो रोयान ने जैसे ही दवा पी, उसका दायां हाथ जो काफी समय से पूरी तरह सुन्न था, हल्का सा हिलने लगा। यह दृश्य देखते ही लियो काइलोंग की आंखें फैल गईं। कमाल है, यह सच में काम कर गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टर लियो, अब जबकि मेरा इलाज असरदार साबित हुआ है, तो वह 1 करोड़ युआन, चिंता मत करो। मैं लियो काइलोंग अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। जाओ, मिस्टर जो के खाते में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दो। जी चेयरमैन। पास बैठे लियो रोयान ने भी मुझे दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं ठंडी हंसी हंस रहा था। जब म्यूटेशन अवसर आएगा तब शायद तुम लोग मुझे मार डालना चाहोगे। तभी मेरे फोन पर 1 करोड़ युआन आने का मैसेज आया। बैलेंस देखकर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैंने तुरंत कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वहाँ से निकल गया। 1 घंटे बाद एक लग्जरी होटल के अंदर मैंने चांगशू के सामने 1 करोड़ युआन एडवांस रख दिया। फिर उसका वर्क आईडी ध्यान से जांचा। यह पक्का करने के बाद कि वह सच में रिसर्च लैब का कर्मचारी है, मैंने कहा तुम्हारे पास 2 दिन है। उसके बाद यही माल और पैसा दोनों की डील होगी। और याद रखना, सभी 100 वायरस एक ही टेस्ट ट्यूब में डालना। आखिर वायरस कोई मजाक नहीं थे। अगर मैंने उन्हें निगल लिया और म्यूटेशन अवसर आने से पहले ही मर गया तो सारा खेल खत्म हो जाता। मेरी बात सुनकर चांगशू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत हामी भर दी। उसके लिए बस पैसा मायने रखता था। ग्राहक उन वायरस का क्या करेगा, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। उससे विदा लेने के बाद मेरा दिल उत्साह से भर गया। इन वायरसों के साथ म्यूटेशन अवसर आने के बाद मैं कम से कम एक शक्तिशाली योद्धा जरूर बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। पिछले जन्म में लियो रोयान जैसे कई भयानक ताकतवर लोग मौजूद थे। सिर्फ 100 वायरसों के सहारे दुनिया पर राज करना संभव नहीं था। अगर मैं दोबारा जन्मा हूँ तो या तो कुछ करूंगा ही नहीं, और अगर करूंगा तो सबसे शक्तिशाली बनूंगा, वरना इस दूसरे मौके का क्या फायदा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे थोड़ा परमाणु दूषित पानी भी जुटाना चाहिए। वह चीज बेहद जहरीली थी, शायद उससे कोई अद्भुत प्रभाव पैदा हो जाए। जल्दी ही 2 दिन बीत गए। इन दिनों मैंने न सिर्फ कुछ औद्योगिक जहरीला पानी इकट्ठा किया, बल्कि भारी रकम खर्च करके ऑनलाइन परमाणु दूषित पानी की एक बोतल भी खरीद ली। अब बस उन 100 वायरसों का इंतजार था। तभी चांगशू का फोन आ गया। 2 घंटे बाद वह तय होटल में पहुंच गया। उसने सावधानी से अपनी जैकेट से एक डिब्बा निकाला। तुम्हारी मांग के अनुसार मैंने हमारी रिसर्च लैब के सभी 105 म्यूटेटेड वायरस इसमें डाल दिए हैं। और यह USB ड्राइव, इसमें उन 105 वायरसों की पूरी जानकारी है। यह इकलौती कॉपी है, संभाल कर रखना। अगर खो गई तो मैं दोबारा नहीं ला पाऊंगा। मैंने उस USB की तरफ देखा तक नहीं। मेरी नजरें सिर्फ उस टेस्ट ट्यूब पर टिकी थी। उसमें हल्का नीला तरल भरा हुआ था। ऊपर से देखने पर वह बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन असल में उसकी एक बूंद भी इंसान की जिंदगी बदल सकती थी। जब चांगशू ने देखा कि मैं काफी देर से टेस्ट ट्यूब को घूर रहा हूँ तो वह खांसते हुए बोला, पहले ही बता देता हूँ, तुम्ही ने कहा था कि सारे वायरस एक साथ मिलाने हैं। घर ले जाने के बाद उनके मूल गुण वैसे ही रहेंगे या नहीं, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता। मैंने उसकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने सावधानी से डिब्बा बंद किया और बस इतना कहा, डील पूरी हुई। फिर मैं जल्दी से वहाँ से निकल गया। मेरे जाने के बाद चांगशू ने देखा कि USB ड्राइव अभी भी मेज पर पड़ी है। हालांकि उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि उसे पैसे मिल चुके थे इसलिए उसने ज्यादा दखल देना जरूरी नहीं समझा। वह भी पैसे लेकर होटल से चला गया। इस तरह कुछ दिन शांति से बीत गए। मैंने बचे हुए करोड़ों युआन अलग अलग आलीशान जगहों पर खुलकर खर्च किए। बेशक सबसे जरूरी चीज वायरस भी मैंने काफी मात्रा में जमा कर लिए थे। मेरा पूरा स्टोरेज अब तरह तरह के वायरसों से भर चुका था। इसी दौरान मैं सोच रहा था कि क्या मुझे जहरीले सांप और बिच्छू जैसे घातक जीव भी इकट्ठा करने चाहिए। तभी अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। एक जरूरी समाचार। 10 मिनट पहले
के ब्रिटेन का प्रसिद्ध टोंगमैन ब्रिज अचानक ढह गया। मरने वालों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि वीडियो धुंधला था, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि वह ब्रिटेन का मशहूर टोंगमैन ब्रिज था, लेकिन अब वह बीच से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे विशाल तलवार से 2 हिस्सों में काट दिया हो। यह दृश्य देखते ही मेरी सांस रुक गई। म्यूटेशन युग वह फिर आ गया। हजारों मीटर लंबा टोंगमैन ब्रिज अब ऐसे टूटा पड़ा था मानो किसी तेज धार वाले हथियार ने उसे बीच से चीर दिया हो। यह देखकर मुझे तुरंत समझ आ गया, यह म्यूटेशन युग के आगमन का संकेत था। पिछले जन्म में भी टोंगमैन ब्रिज वास्तव में किसी साधारण दुर्घटना से नहीं टूटा था, बल्कि उसे एक भयानक दैत्य लाल पूंछ पवन बिच्छू ने काटकर 2 टुकड़ों में कर दिया था। क्योंकि म्यूटेशन युग के पूरी तरह आने से पहले जब वह पहली बार उतरा था, उसकी शक्ति केवल दूसरे निषिद्ध स्तर के प्रारंभिक चरण में थी। इसी वजह से बाद में ब्रिटिश सेना उसे आधुनिक हथियारों की मदद से मारने में सफल हो गई थी। लेकिन फिर भी उस लाल पूंछ पवन बिच्छू के आगमन ने सीधे 50,000 लोगों की जान ले ली थी। शुरुआत में ब्रिटेन सरकार हर जगह खबर दबाने की कोशिश कर रही थी। ये नहीं चाहते थे कि उस लाल पूंछ पवन बिच्छू का अस्तित्व दुनिया के सामने आए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह इंटरनेट का युग है। जानकारी फैलने की गति बेहद तेज थी। ऊपर से उस बिच्छू ने जो तबाही मचाई थी, उसे छुपाना लगभग असंभव था। सिर्फ 2 दिनों के भीतर लाल पूंछ पवन बिच्छू और ब्रिटिश सेना की लड़ाई की तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में फैल गए। पूरी ब्लू स्टार भय और आतंक में डूब गई। ये सोचते ही मेरे भीतर जोश की लहर दौड़ गई। लगता है मेरी तैयारी बेकार नहीं गई। इस जन्म में मैं अपनी पिछली जिंदगी पूरी तरह बदल दूंगा और इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। 1 सप्ताह बाद एक रहस्यमयी तरंग ने पूरी ब्लू स्टार को ढक लिया। उसी समय हर इंसान के दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, म्यूटेशन युग शुरू होने वाला है। सभी मानव विकास प्राप्त करेंगे। जिसके शरीर में बीमारी जितनी गंभीर होगी, उसका विकास स्तर उतना ही ऊंचा होगा। अपने सामने दिखाई दे रहे काउंटडाउन को देखकर मुझे समझ आ गया, मेरा युग आखिरकार आ चुका है। म्यूटेशन युग शुरू होने वाला है। क्या तुम लोगों ने भी वह आवाज सुनी, धत्तेरे की? तो सिर्फ मैं ही नहीं था जिसने सुना। मुझे लगा मैं पागल हो गया हूँ। ये कोई मजाक तो नहीं? पूरी मानव जाति विकसित होगी? सच में? इसमें लिखा है कि जितनी गंभीर बीमारी होगी, विकास उतना ऊंचा होगा। कल ही पता चला कि मुझे आखिरी स्टेज का फेफड़ों का कैंसर है। तो क्या अब मैं बच जाऊंगा? बच जाओगे भाई? तुम तो सीधे आसमान छूने वाले हो। इंटरनेट पर हर तरफ ऐसी चर्चाएं छाई हुई थी, लेकिन मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपने इकट्ठा किए हुए सारे वायरस एक एक करके बाहर निकाल लिए। मैं सोच ही रहा था कि पहले कौन सा इस्तेमाल करूं। तभी मेरा फोन बज उठा। हेलो जोलो, तुमने सुना ना, म्यूटेशन युग शुरू होने वाला है। भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। लगता है मेरी किस्मत में मरना लिखा ही नहीं था। सही कह रही हूँ ना? ये किन सीसी थी जोलो? अगर उस समय तुम अपना किडनी मुझे देने के लिए तैयार हो जाते तो शायद मुझे यह अवसर कभी नहीं मिलता। सीसी, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? जोलो, अब पछता रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जिस दिन म्यूटेशन युग शुरू होगा, तुम मेरे घर आना। मैं देखूंगी कि तुम्हारी माफी कितनी सच्ची है। फिर सोचूंगी कि तुम्हें माफ करना है या नहीं। कॉल कटने के बाद मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। किन सीसी, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा कि असली ताकतवर कौन है। जहाँ किन सीसी खुशी से पागल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ लियो रोयान गुस्से से तिलमिला उठी थी। धत्तेरे की, यह म्यूटेशन युग अभी क्यों आ गया? मेरी बीमारी तो सिर्फ 40% ही ठीक हुई है। इसका मतलब मेरी ताकत बहुत कम हो जाएगी। सब उस जोलो की गलती है। मैं उसे जरूर मार डालूंगी। लियो काइलोंग ने तुरंत उसे शांत किया। बेटी चिंता मत करो, वह जोलो सिर्फ एक साधारण स्वस्थ इंसान है। म्यूटेशन युग आने के बाद उसे खत्म करने के हमारे पास बहुत तरीके होंगे। दूसरी तरफ मैं मेज पर रखे वायरसों को देखकर कुछ देर के लिए खो गया। 1 महीने के दौरान ये वायरस पहले से कहीं ज्यादा भयानक रूप से म्यूटेट हो चुके थे। पहले टेस्ट ट्यूब में जो नीला तरल था, अब वह पूरी तरह काला हो चुका था और उस काले तरल के भीतर कुछ अजीब चीज लगातार हिलती हुई दिखाई दे रही थी। बेशक इन 100 म्यूटेटेड वायरसों के अलावा मैंने दर्जनों और जहरीली चीजें भी जमा की थी, लेकिन उन्हें पहले एक साथ मिलाना जरूरी था। अगर मैं उन्हें अलग अलग खाता तो शायद 2.5 मिनट भी जिंदा नहीं बचता। समय तेजी से बीतता गया। जल्द ही म्यूटेशन युग का काउंटडाउन आखिरी 1 मिनट पर पहुंच गया। अचानक मेरे पूरे शरीर में जलन फैल गई। वह दर्द इतना भयानक था कि मैं लगभग बेहोश होने वाला था। लेकिन मैं जानता था यह सबसे महत्वपूर्ण पल था। अगर मैं अभी बेहोश हो जाता तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती। मैंने दांत भींचकर दर्द सहा, फिर उस बोतल को उठाया जिसमें वायरस, जहरीला पानी और बाकी सभी विषैले पदार्थ मिले हुए थे और एक ही सांस में पूरी बोतल पी गया। अगले ही पल एक ऐसा दर्द मेरे पूरे शरीर में फैल गया जिसे शब्दों में बयान करना असंभव था। मेरा चेहरा तुरंत बैंगनी पड़ गया। मेरी त्वचा पर अनगिनत रक्त रेखाएं उभर आईं। मैं किसी नरक से निकले दानव जैसा दिखने लगा। इस तरह 1 मिनट तक भयानक पीड़ा सहने के बाद म्यूटेशन युग आखिरकार शुरू हो गया। काउंटडाउन खत्म होते ही नीली ऊर्जा की एक लहर पूरी ब्लू स्टार पर फैल गई। जिन लोगों को पहले बीमारियां थी, वे उसी क्षण पूरी तरह ठीक हो गए। साथ ही उन्हें अलग अलग स्तर की शक्तियां भी प्राप्त हुई। जिन लोगों को त्वचा रोग था, उनकी त्वचा अब गोलियों और आग तक से प्रभावित नहीं हो रही थी। जिनके पैर जन्म से विकलांग थे, वे अब ऊंची ऊंची इमारतों के बीच हवा की तरह दौड़ रहे थे। और मैं आखिरकार उस असहनीय दर्द से मुक्त हो चुका था। तभी सुनहरी ऊर्जा ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मेरी आंखों के सामने अनगिनत वायरसों के नाम चमकने लगे। हर वायरस मुझे
एक अलग शक्तिशाली प्रतिभा दे रहा था। जब मैं इन शक्तियों को देखकर स्तब्ध था, तभी सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, जांच पूरी। होस्ट के शरीर में 138 प्रकार की नकारात्मक अवस्थाएं पाई गयी। 100 रोगों से ग्रस्त उपलब्धि सक्रिय। बधाई हो, आपको अद्वितीय प्रतिभा 9 अधोलोक अराजक शरीर प्राप्त हुआ है। ये सुनते ही मैं तुरंत ध्यान लगाकर साधना करने बैठ गया। कुछ ही पलों में मैं शुरुआती प्रथम स्तर से सीधे छठे स्तर तक पहुंच गया। अपने भीतर की उस भयानक शक्ति को महसूस करके मेरा दिल कांप उठा। फिर मैं छत पर गया और सामने फैले चमकते शहर को देखते हुए धीरे से बोला, इस जन्म में मैं अब किसी का शिकार बनने वाली भेड़ नहीं हूँ। पिछले जन्म में किनसिसी जब पहली बार जागृत हुई थी, तब उसकी शक्ति सिर्फ तीसरे स्तर तक थी, लेकिन अब मेरी छठे स्तर की ताकत के सामने शायद पूरी ब्लू स्टार पर कोई टेक नहीं सकता था। तभी अचानक जमीन जोर से कांपी। दूर कहीं विस्फोट की आवाज गूंज उठी। यह दृश्य देखते ही मुझे पिछले जन्म की वही घटना याद आ गई। जियांगनान शहर के ऊपर एक रजत कवच रहस्यमयी ड्रैगन शार्क प्रकट हुई थी। वह आ गया, रजत कवच रहस्यमयी ड्रैगन शार्क। मुझे याद था पिछले जन्म में उसके मारे जाने के बाद उसका ड्रैगन शरीर एक चांदी के भाले में बदल गया था। उस भाले की शक्ति बेहद डरावनी थी और संयोग से मेरे हाथ में भी मुझे बस एक हथियार की कमी थी और तुम ही मेरे लिए सबसे सही हो। दूसरी तरफ इस समय रजत कवच रहस्यमयी ड्रैगन शार्क के नीचे बड़ी संख्या में पुलिस बल इकट्ठा हो चुका था, लेकिन उनके आधुनिक हथियार उस ड्रैगन शार्क के सामने ऐसे थे जैसे किसी हाथी को सुई चुभाना। न सिर्फ वे उसे चोट पहुंचा पाए, बल्कि उन्होंने उसे पूरी तरह क्रोधित कर दिया। जब सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, तभी उनमें से एक व्यक्ति ने आसमान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जल्दी देखो। हाँ, उसी महत्वपूर्ण क्षण में मैं समय पर वहाँ पहुँच गया था। रजत कवच रहस्यमयी ड्रैगन शार्क ने मुझे देखते ही अपनी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई। अगले ही पल उसने एक बिजली से भरा गोला मेरी तरफ उगल दिया। तेजी से मेरी ओर आते उस बिजली के गोले को देखकर भी मैंने अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध रखे। मेरे चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मैंने बचने की कोशिश तक नहीं की। जैसे ही वह बिजली का गोला मुझसे टकराया, भयानक बिजली की शक्ति पल भर में फट पड़ी। चारों तरफ विनाशकारी बिजली का क्षेत्र बन गया। पूरा इलाका तबाही की ऊर्जा से भर उठा। यह दृश्य देखकर रजत कवच रहस्यमयी ड्रैगन शार्क की आंखों में संतोष की झलक दिखाई दी। उसे लगा कि मैं निश्चित रूप से मर चुका हूँ, लेकिन तभी तुम्हारी बिजली मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मुझे पूरी तरह सुरक्षित अपने सामने खड़ा देखकर वह तुरंत चौंक गया। अब से तुम मेरे हथियार बनोगे। यह कहते ही मैंने अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा इकट्ठा की और उसकी ओर एक हथेली प्रहार कर दिया। अगले ही पल एक विशाल हथेली का प्रहार प्रकट हुआ, जिसका आकार लगभग पूरी रजत कवच ड्रैगन शार्क जितना बड़ा था। वह प्रहार बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ा और जोरदार धमाके के साथ सीधे उसके शरीर पर आ गिरा। रजत कवच रहस्यमयी ड्रैगन शार्क को उस एक ही वार ने आसमान से जमीन